चेरी भागते हुए वापस कॉलोनी में आई जहां जियाओची की वालदा उदास बैठी थीं। चेरी ने घबराते हुए जियाओची की वालदा को मेडिकल फीस के पैसे दिए। जियाओची की वालदा ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। चेरी डरते हुए पीछे जाकर खड़ी हो गई तो जियाओची की मम्मा ने उसकी तरफ देखा और कहने लगी कि क्या तुम्हारे पास कुछ और है कहने के लिए। उनका बदलता रवैया देखकर चेरी कहने लगी, मिस जियांग, जियाओची और मैं एक ही क्लास में पढ़ते हैं। मैं उसके साथ सिर्फ दोस्ती रखना चाहती हूँ। चेरी की बात सुनकर जियाओची की मामा उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी, तुम दोस्त रखना चाहती हो? फिर अपना लहजा सख्त करके बोली कि क्या तुम्हारे पास कुछ और करने के लिए नहीं है? फिर उन्होंने चेरी से सवाल किया कि क्या सिर्फ दोस्त बनाना तुम्हारी ज़िंदगी का असल मकसद है? चेरी ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहती हूँ। मुझे अपने दोस्तों, ख़ानदान और स्कूल की ज़िंदगी की बहुत परवाह है। फिर जियाओची की वालदा सख्त लहजे में बोली, जियाओची को ओलंपिक में तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि वो इतना हुनरमंद है कि खेल में वो एक दिन इंटरनेशनल ओलंपिक बन जाएगा। ये देखते हुए चेरी परेशान होकर बोली कि हमारी दोस्ती से उसका क्या लेना देना है, आप उसको कैसे रोक सकती हैं? चेरी का अपनी दोस्ती बरकरार रखने का मुतालबा सुनकर जियाओची की वालदा खड़ी हो गईं और चेरी को आंखों में आंखें डालकर कहने लगीं, हम माँ बेटे के दरमियान एक दीवार खड़ी कर रही हो। पहले तुमने मुझे अपने घर के सहन में चाल से बुलाया और मुझे कहा कि मैं जियाओची को मजीद प्यार दूँ। इतने में बचपन का फ्लैशबैक आया चेरी के जहन में, जहाँ वो सीढ़ियों पर खड़ी होती है और जियाओची की वालदा जा रही होती हैं। चेरी बोलती है कि क्या आप मुझसे वादा करेंगी कि आप जियाओची से ज़्यादा मोहब्बत करेंगी अगर वो आपके साथ शहर में चला गया। चेरी अपनी बात को जारी रखती है कि उसको काला रंग पसंद नहीं है, उसके मनपसंद रंग सुर्ख है। चेरी की बातें सुनकर जियाओची की वालदा कुछ लम्हे के लिए रुकी और फिर चेरी की बातें सुनने लगी। इसके बाद चेरी अपनी बात को मज़ीद जारी रखती रही और कहने लगी कि उसके मनपसंद जानवर खरगोश है और उसको खजूर के बंस बहुत पसंद हैं। अगर आप जियाओची के लिए ये सब बनाएं तो उसमें दूध डालना मत भूलिएगा, दूध डालने से ये मज़ेदार बन जाते हैं। कुछ ही देर में ये फ्लैशबैक ख़त्म हुआ। जियाओची की वालदा चेरी को डांटती रहीं कि तुमने ये सब बातें मुझे बचपन में कही थी और मुझे तुम्हारी ये बातें बहुत बेहुदा लगी थीं। एक छोटी सी बच्ची मुझे वो चीज़ें बता रही थी जो मैं अपने बेटे के लिए बेहतर समझती हूँ। फिर वो बताने लगी कि मुझे जियाओची की पैदाइश के वक्त बहुत बड़ा हेमरेज हुआ था और 36 बोतलें खून की मुझे लगी थीं। जियाओची के लिए मैंने अपने खून का एक एक कतरा बहाया और कोई भी मुझे उससे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। ये कहने के दौरान जियाओची की वालदा की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो रोते हुए कहने लगी कि जियाची ने अपने भाई की तरह कम ही उम्र में मैथ्स में अपना टैलेंट हमें शो करवाया, इसलिए मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं उसे ओलंपिक्स के कंपटीशन में लेकर जाऊं और उसके लिए तमाम रुकावटें दूर करूं। जियाची की वालदा मज़ीद कहते हुए बोली कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपनी मंजिल पर पहुँच जाए, लेकिन तुम उसको उसके रास्ते से हटा रही हो। ये इल्ज़ामात सुनकर चेरी अपना सर नफ़ी में हिलाती है। फिर चेरी कहती है कि मैं कभी भी उसकी तालीमी काबिलियत में रुकावट बनने की कोशिश नहीं करूँगी। चेरी की बातें सुनकर जियाओची की वालदा कहती हैं कि जियाओची ने मेरी बातों को बहुत बार सिर्फ तुम्हारी वजह से ठुकराया है। फिर जियाओची की वालदा चेरी से कहने लगी कि चेरी, अगर तुम वाकई में जियाओची की परवाह करती हो और चाहती हो कि उसके लिए सब कुछ अच्छा हो तो तुम जियाओची के आप पीछा छोड़ दो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी वजह से वो कभी भी ऐसे मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगा जिसका वो हकदार है, और सबसे ज़्यादा अहम ये है कि तुम्हारी वजह से जियाओची और मेरा ताल्लुक ख़राब हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही अरसे में मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा और जियाओची अपनी वालदा को खो देगा। ये सब सुनकर चेरी की ज़ुबान लड़खड़ाई और कहने लगी कि मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगी। चेरी की बात सुनकर जियाओची की वालदा कहती हैं कि यही बेहतर है और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा जब तुम इस बात को समझोगी, और ऐसा ना किया करो क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक अच्छी लड़की हो। तुमने बचपन में एक अच्छा फ़ैसला किया था जियाओची के लिए और अब तुम बड़ी हो गई हो, तो मैं चाहती हूँ तुम्हें पता हो कि बड़े हो के तुम्हें क्या करना है। फिर जियाओची की वालदा ने चेरी से पूछा, क्या मैंने ठीक कहा है? ये सुनकर चेरी सोचना शुरू हो जाती है और लंबे लंबे सांस भरते हुए जियाओची की वालदा वहाँ से चली जाती हैं। चेरी जियाओची की वालदा को जाते हुए देखती है और उनकी बातों पर सोचना शुरू कर देती है। अगले लम्हे चेरी अपना सर कीबोर्ड पर रख कर लेटी होती है और उसके जहन में जियाओची की वालदा के अल्फाज घूम रहे होते हैं। इतने में चेरी के मोबाइल पर जियाओची का एक मैसेज आता है और इस मैसेज को देखते ही वो सीधी होकर बैठ जाती है। इतने में जियाओची की कॉल आती है और चेरी कॉल उठाते ही पहला सवाल करती है, जियाओची, क्या तुम्हें मुझे कॉल करने की इजाज़त मिल गई है? चेरी अपना मोबाइल कान से दूर करके देखती है कि क्या वाकई ये जियाओची की कॉल है। चेरी की ये हालत देखकर जियाओची मुस्कुराता है और कहता है कि घबराओ नहीं, घर पर कोई नहीं है। फिर चेरी जियाओची से उसका हाल पूछते हुए कहती है कि तुम कैसे हो, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हारी चोट कैसी है? चेरी का जियाओची के लिए परेशान होना देखकर जी अपने बिस्तर पर करवट लेकर सीधा होकर बैठ जाता है। चेरी से कहता है कि मैं घर पर आराम कर रहा हूँ और ट्रेनिंग कैंप से मैंने छुट्टियाँ ली हुई हैं।
क्या तुम मेरे लिए डेट बन और लोटस सैंडविच स्कूल के बाद बना कर ला सकती हो? जियाओची की फरमाइश सुनकर चेरी की ज़ुबान लड़खड़ा जाती है और पूछती है, क्या मतलब? मैं फिर सोचते हुए जवाब देती है कि कल के बारे में मैं कल सोचूंगी। अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम आराम करो और अपनी नींद पूरी करो। मैं अब सोने जा रही हूँ, इसलिए बाय। चेरी फ़ोन बंद करने के बाद परेशानी के आलम में सोच रही होती है कि आखिर कल क्या किया जाए, तो दूसरी तरफ जियाओची फ़ोन बंद करके कल के आने का इंतज़ार कर रहा है। अगले सीन में यूचाओ के लिए चेरी अवाम के साथ मिलकर नारे लगा रही होती है कि यूचाओ तुम कर सकते हो, तुम जीत सकते हो। यूचाओ भागते हुए रेस जीत जाता है। यूचाओ को जीता देखकर चेरी और चिन्नी क्लैप करते हैं। इतने में एक दोस्त पूछता है कि चेरी, क्या कोई मसला हुआ है तुम्हारे साथ? चेरी मुंह पर ज़बरदस्ती मुस्कान लेकर आती है, कहती है कि कुछ खास नहीं, यूचाओ अब जीत गया है, मुझे इस बात की खुशी है और मैं उसके लिए खुश हूँ। ये मशकूक नज़र से चेरी से कहती है कि चेरी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी दाल में कुछ काला है? उसको तसल्ली दिलाते हुए कहती है कि तुम फजूल बातें करना बंद करो। इतने में चिन्नी के फ़ोन पर कॉल आती है और वह यूचाओ को भागते हुए मुबारकबाद देकर मैदान से भागते हुए निकल जाती है। यूचाओ और चेरी परेशानी में उसको देख रहे होते हैं। फिर चेरी कहती है कि मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। इतने में यूचाओ कहता है कि चिन्नी का रंग जर्द क्यों पड़ रहा है, क्या उसके साथ कोई दोबारा से मसला हुआ है? इतने में दूसरा दोस्त कहता है कि हो सकता है कि मिस सियाओ ने कॉल की हो उसे। दोस्त का बात सुनकर यूचाओ कहता है कि चलो फिर हम भी जल्दी से उसके पीछे जाते हैं। ये सुनकर उसके दोस्त यूचाओ का हाथ पकड़ लेते हैं और उसको जाने से रोकते हैं और कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, मेरी वालदा भी उधर ही हैं और चिन्नी ये नहीं चाहेगी कि उसके मामलात में हम लोग दखल अंदाजी करें। दूसरा दोस्त कहता है कि यूचाओ, हमारे लिए यही बेहतर है कि हम लोग स्पोर्ट फील्ड में रहें और उसका इंतज़ार करें। इतने में चिन्नी और चेरी दुकान पर पहुंचते हैं जहां चिन्नी के वालिद काम कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम डॉक्टर को मत सुनो, मुझे मालूम है मैं कभी भी तंदुरुस्त नहीं हो पाऊंगा चाहे हम मेरा जितना भी ट्रीटमेंट करवा लिया जाए। ये बातें सुनकर परेशान होती है तो कहती है कि मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ, तो उसके वालिद हंसते हुए कहते हैं कि तुम एम्बुलेंस को क्यों बुलाओगी, ये डॉक्टर की सहूलियात का ज़िया है, ये तो छोटी सी चोट है और मैं ठीक हो जाऊंगा जल्द ही। तो चिन्नी घबराते हुए कहती है कि मैं स्कूल छोड़ दूंगी। चिन्नी के वालिद उसको डांटते हुए कहते हैं, ये तुम अभी एक बच्ची हो, तुम ये सब क्यों करोगी और मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मेरी वजह से स्कूल छोड़ दो। चिन्नी उनको तसल्ली देते हुए कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए ये सब इस उम्र में करें। बाप चिन्नी को डांटते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम मेरे लिए पढ़ाई छोड़ो, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के पास दूसरे बच्चों की तरह हर चीज़ हो। मिस सियाओ चेरी को कहती हैं कि चलो हम दोनों यहाँ से चलते हैं, दोनों बाप बेटी को आपस में बहस करने दो। सियाओ चेरी का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाती हैं। अगले सीन में चेरी अपनी वालदा को हक करते पूछती है कि क्या आपने और बाबा ने कभी सोचा था कि मैं इतनी बड़ी होकर क्या करूँगी? चेरी की वालदा मुस्कुराते हुए कहती हैं कि हमें यकीन था कि तुम अपने नाम की तरह हमेशा खुश मिजाज लड़की बन कर रहोगी। मेरी और तुम्हारे पापा की हमेशा से यही ख्वाहिश है कि हमारी बेटी हमेशा खुश रहे। चेरी परेशान होकर अपनी माँ से पूछती है कि अब क्या होगा अगर मैं अपने मिशन में फ़ेल हो गई। चेरी की वालदा उसे तसल्ली देते हुए कहती हैं कि कोई बात नहीं, कोई इंसान सारी ज़िंदगी खुश नहीं रह सकता, ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है। अगर तुम नाखुश रहोगी तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारी बेटी नहीं बन पाओगी? चेरी की वालदा चेरी से पूछती हैं कि तुम सोचो तुम्हारी माँ ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा किया है। चेरी की वालदा उसकी तरफ देखती हैं तो चेरी ना में सर हिला देती है। चेरी की वालदा मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें जन्म दिया है, तुमने मुझे अपनी वालदा बनाया है, इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा इस बात से अहम कुछ नहीं है। सुनकर चेरी अपनी वालदा को लिपट जाती है और कहती है कि मेरी वालदा बनने का शुक्रिया, मुझे एहसास हुआ है कि मैं जो भी हूँ आज आपकी वजह से हूँ। इस बात पे यकीन आ गया है कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी बन जाऊँ, आप और बाबा हमेशा मुझसे मोहब्बत करेंगे। अगले सीन में चेरी एक टिफ़िन और पैकेट उठाती है, जियाओची के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। पहले चेरी घर का दरवाज़ा बजाने लगती है, फिर उसको सोचकर पीछे हो जाती है, ऊपर खिड़की की तरफ देखते हुए वापस मुड़ जाती है। फिर वो वापस जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है और अपनी नज़रें नीचे करके दरवाज़ा खुल जाने का इंतज़ार करती है। जियाओची की वालदा दरवाज़ा खोलती हैं और सामने चेरी को खड़ा देखकर अपने चेहरे का रंग बदल देती हैं। चेरी मुस्कुराकर कहती है कि मैं जियाओची और आपके लिए बन और सैंडविच लेकर आई हूँ। चेरी की आवाज़ सुनकर जियाओची अपने कमरे में बैठा अपनी नोटबुक छोड़कर खड़ा हो जाता है और नीचे आने लगता है। फिर जियाओची की वालदा चेरी से पूछती हैं कि तुम्हें पता भी है तुम कर क्या रही हो? इतने में चेरी लंबा सांस खींचती है और कहती है कि अगर थोड़ा सा भी आसरा या इम्कान हो कि जियाओची आपके प्यार को खो देगा तो मुझे उसके साथ मज़ीद मजबूती से खड़ा होना चाहिए। चेरी के अल्फाज सुनकर जियाओची अपने कमरे में खड़ा मुस्कुरा रहा होता है और नीचे घर के सामने चेरी जियाओची की वालदा को टिफ़िन और पैकेट पकड़ा देती हैं। जियाओची की वालदा उसका टिफ़िन और बैग पकड़कर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देती हैं। दरवाज़ा बंद देखकर चेरी वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। जियाओची खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है तो चेरी मुड़कर जियाओची को खिड़की के सामने खड़ा देखती है।
ज़ियाओची चेरी को इशारा करता है और मार्कर पकड़कर विंडो पर लिखना शुरू कर देता है। फिर ज़ियाओची चेरी को इशारा करते हुए कहता है कि तुम मेरी हीरो हो, और अपने हाथ से दिल का साइन बनाकर चेरी को अपनी खिड़की की तरफ देखने का कहता है। चेरी रोते हुए मुस्कुरा देती है और अपनी टांग और बाजू उठाकर सुपरमैन का पोज बना देती है, और जैसे ही वहाँ से कोई राहगीर गुजरता है तो वो एक्सरसाइज करने लग जाती है। चेरी को गली में एक्सरसाइज करता देखकर ज़ियाओची हंसना शुरू हो जाता है। ज़ियाओची चेरी को बाय का इशारा करके वहाँ से चली जाती है तो ज़ियाओची ऊपर खिड़की में खड़ा उसको बाय कर रहा होता है। चिन्नी यूचाओ से पूछती है कि तुम परेशान क्यों लग रहे हो। यूचाओ कहता है कि क्या मैं परेशान लग रहा हूँ, मेरी कल 3000 मीटर रेस है, उसके लिए मैं थोड़ा बहुत परेशान हूँ। ये सुनकर चिन्नी कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम असल में ज़ियाओची के लिए परेशान हो। इतने में यूचाओ अपना बास्केटबॉल लेता है। फिर यूचाओ चिन्नी से पूछता है कि मैं ज़ियाओची की वजह से क्यों परेशान होगा। चिन्नी आगे से जवाब देती है कि चेरी की वजह से कहीं तुम परेशान तो नहीं। इतने में यूचाओ चिन्नी को डांटता है और कहता है कि चेरी के लिए तुम अपना मुंह बंद रखो, मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं है और तुम अपनी बेहुदा बातें मत करो। चिन्नी उसको कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम्हारे दिल में चेरी के लिए कोई जज्बात हैं, लेकिन तुम अपने जज्बात का इजहार क्यों कर रहे हो। ये सुनकर यूचाओ ने कहा कि मैं अपने जज्बात का इजहार कब कर रहा हूँ। इतने में यूचाओ बात को गोल मोल करने की कोशिश करता है। यूचाओ वर्जिश करता हुआ रुक कर चिन्नी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे दिल में चेरी के लिए जज्बात हैं, और आगे बढ़ते हुए उसकी तरफ देख कर कहने लगी, अगर तुम बेहतर महसूस करना चाहते हो तो इस चीज़ को मुख्तलिफ अंदाज से देखो। सबसे पहले ज़ियाओची को अपना दोस्त कहकर देखो और तुम ज़ियाओची को चेरी के क्रश के तौर पर समझोगे। चिन्नी पीछे मुड़ी और कहने लगी कि तुम परेशान ना हो, मैं इस बात को राज रखूंगी। ये कहने के बाद चिन्नी ने यूचाओ की बॉल उसकी तरफ वापस उछाल दी। यूचाओ ने उससे पूछा कि नहीं, मेरा ऐसा मतलब कोई नहीं था, तुम ये सब क्यों कह रही हो। मैं तो बस पूछना चाहता था कि क्या तुम ऐसा करोगी अगर तुम मेरी जगह होती। ये सुनकर चिन्नी मुड़ गई और उदास शक्ल बना के कहती है कि मैं पहले ही ये सब इमेजिन कर चुकी हूँ। अगले सीन में ज़ियाओची अपने बंस बहुत मज़े से खा रहा होता है और ये देखकर ज़ियाओची की वालदा अचानक उस कमरे में आती हैं और उसको जूस का गिलास थमा देती हैं। ज़ियाओची खाते हुए पूछता है कि अम्मा, क्या आपको भी ये खाने हैं। ज़ियाओची की वालदा मुस्कुराते हुए कहती हैं कि नहीं शुक्रिया, तुम खाओ। इतने में ज़ियाओची बन वापस रख देता है और जूस पीना शुरू हो जाता है। फिर ज़ियाओची की वालदा उससे बात करते हुए कहती हैं कि मैं ये नहीं चाहती कि तुम दोस्त ना बनाओ, लेकिन आज से 10 से 20 साल के बाद जब तुम यहाँ से चले जाओगे तब तुम्हारे दोस्त मुख्तलिफ रास्तों पर होंगे और एक दूसरे से रब्ता ना कर पाएंगे, तो तब तुम्हें मेरी बातें समझ आएंगी। ये सुनकर ज़ियाओची कहता है कि अम्मा, मैं चेरी और दूसरे दोस्तों के साथ सदियों तक दोस्ती बरकरार रखना चाहता हूँ। ये सुनकर ज़ियाओची की वालदा कहती हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी मैं भी यही सोच रखती थी। मुझे यकीन था कि मेरी दोस्ती उम्र भर बरकरार रहेगी, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद हमारा राब्ता एक दूसरे से ख़त्म हो गया। अब सिर्फ तुम हो जो मेरे पास रहते हो। फिर ज़ियाओची ने अपनी माँ से कहा कि मम्मा, आप अपने क्लासमेट के बारे में बात कर रही हैं, जबकि असल में दोस्त ऐसे नहीं होते। ये सुनकर ज़ियाओची की वालदा सर हिलाते हुए बोली कि जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं तुम अपने राय का इजहार करना शुरू हो गए हो। मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि वो तुम्हारे क्लासमेट हैं या दोस्त, तुम्हें इस कैंप के नेशनल टीम में जाना है और ये मेरा फ़ैसला है, और मेरी बस तुमसे एक ही डिमांड है कि तुम ये पूरा कर लो। ज़ियाओची ने कहा, क्या होगा अगर मैं फ़ेल हो गया। तो ज़ियाओची की वालदा ये सब सुनकर परेशान हो गई और खड़े होकर कहने लगी, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई अगर मगर नहीं सुनूंगी। फिर वो कमरे से बाहर चली गई। अपनी वालदा के अल्फाज सुनकर ज़ियाओची अपना सर झुका लेता है और ज़ियाओची की वालदा सीढ़ियों के पास अफसुर्दगी के साथ खड़ी हो जाती हैं। ज़ियाओची की वालदा वापस उसके पास कमरे में जाती हैं तो ज़ियाओची उनके पास खड़ा होकर कहता है कि अम्मा, आप देखना, मैं आपका सपना पूरा कर दूंगा और मैं नेशनल टीम का हिस्सा ज़रूर बनूंगा। अगले दिन सुबह होते ही चेरी के दोनों दोस्त सीढ़ियों पर खड़े खेल रहे होते हैं तो इतने में वहाँ चेरी आई और जल्दी में बोली कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और यूचाओ कहाँ है, वो नज़र क्यों नहीं आ रहा। दोस्तों ने बताया कि वो सुबह जल्दी में चला गया था ताकि वो रेस की प्रैक्टिस कर सके। चेरी हैरान हुई और कहने लगी, कुछ भी हो जाए वो ज़रूर जीतेगा। फिर ये सब आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ गए। फिर चेरी ने दोस्तों से चिन्नी के बारे में पूछा और उनको डांटते हुए कहने लगी कि तुम लोगों ने उसकी तरफ चक्कर नहीं लगाया, बहुत बुरी बात है, तुम लोग बहुत संग दिल हो। तो दोस्तों ने बताया कि हम लोग गए थे उसके पास, लेकिन उसने हमें डांट कर वापस भेज दिया। पता नहीं चिन्नी किस चीज़ का गुस्सा निकाल रही थी हम सब पर। फिर चेरी ने कहा, अच्छी बात है, ऐसे उसका गुस्सा निकल गया और उसका दिल हल्का हो गया होगा। ये कहने के बाद चेरी और उसके दोस्त चिन्नी की दुकान पर गए। वहाँ मिस्टर चिन बैठे थे। मिस्टर चिन को सामने बैठा देखकर सब चौंक गए और कहने लगे, हम तो सामान लेने आए थे। ये लोग हकीकत में चिन्नी को तंग करने के लिए वहाँ गए थे, लेकिन मिस्टर चिन को सामने बैठा देखकर चेरी ने कहा कि हम यहाँ दूध का पैक लेने आए हैं। उन्होंने चिन्नी से पैक लाने को कहा। फिर उन्होंने पूछा, कुछ और खाने का सामान लेना है। तो चेरी ने पूछा, चिकन फीट पड़े हैं क्या। तो उन्होंने चेरी को वो सामान ला कर दिया। फिर दोस्तों ने कहा कि हमारे पेरेंट्स ने मना किया था, आप दुकान पर नहीं बैठेंगे। चिन्नी कहने लग गई कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। फिर दोस्त कहने लग गए कि चिन्नी, हमारे पेरेंट्स ये नहीं समझते। हमारे पेरेंट्स ने हमें यही समझाया है कि हमारी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलात आ जाए, हमें अपने छोटों को ये सब सिखाना चाहिए।
को खेलना चाहिए और ज़िंदगी भरपूर तरीके से एंजॉय करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ उनको पढ़ाई को भी सीरियस लेना ज़रूरी है। और आज हमारे स्पोर्ट्स डे का आखिरी दिन है, तुम क्लासेस तो छोड़ देती हो, लेकिन अगर तुम ऐसे ही करती रही तो तुम पढ़ाई में बहुत पीछे रह जाओगी। हाई स्कूल की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है और ऐसे अगर एक भी क्लास छोड़ दोगी तो तुम पीछे रह जाओगी। फिर चेरी ने अपने दोस्त को चुप होने का कहा और चिन्नी के पास जाकर खड़ी हुई और कहने लगी कि तुम्हें किसने कहा ये स्कूल नहीं जाना चाहती। स्कूल जाने के लिए तैयार है बिल्कुल, लेकिन इसके बाबा नहीं सुनते, इसकी एक भी बात नहीं मानते और आराम नहीं करते, तो ऐसे वो अपने बाबा को इस हालत में कैसे अकेला छोड़ दे। आप सबको नहीं पता क्या वो मशहूर मुल्लान नाम की लड़की जिसने अपने बाप के लिए आर्मी ज्वाइन की, ऐसे ही चिन्नी ने अपने बाप की दुकान संभाली है। ये सब इनके हाथ में नहीं है बल्कि इनके नसीब में लिखा था। फिर चेरी ने चिन्नी के कान में कहा कि तुम यूचो की रनिंग रेस में उसकी हौसला अफजाई करने नहीं जाओगी क्या। ये कहते ही चेरी ने चिन्नी की तरफ देखा, फिर वो खामोशी से खड़ी हो गई। चेरी जल्दी में वहाँ से गई वापस और जाते वक्त उसने बोला चलो दोस्तों स्कूल का टाइम हो गया है। इसके बाद बाकी सब दोस्त भी वहाँ से चेरी के पीछे भागते हुए चले गए। चिन्नी सामान समेटने में मसरूफ़ हो गई। कुछ देर बाद चेरी अपने दोस्तों साथ एक बस में बैठी थी तो वो पूछने लगे कि क्या ज़ियाची स्कूल वापस आएगा। दूसरा दोस्त बोला कि हम उसे इतनी आसानी से नहीं आने देंगे, तुमने चाहे उसे माफ़ कर दिया हो लेकिन हम सब ने उसे कोई माफ़ नहीं किया। चेरी ने पूछा इन सब से तुम्हारा क्या मतलब है। दोस्त ने बताया जब उसने तुमसे राब्ता ख़त्म किया इसका मतलब उसने हम सब दोस्तों से राब्ता ख़त्म किया और बाद में उसने तुम्हें सच्चे दिल से मनाया, लेकिन उसने हमें नहीं मनाया। चेरी कहने लगी तुम्हें क्या हुआ है, तुम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो। अगर मैं उसके साथ अमन का फ़ैसला कर लिया है तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। दोस्त ने कहा वो तुम्हारा फेवरेट है, लेकिन अगर तुम दोनों कभी भी अलग हुए तो हम भी उससे दूर हो जाएंगे। चेरी ने दूसरे दोस्त से कहा इसकी बातें सुनो, तो वो भी कहने लग गया कि मैं उसको दोस्त ज़रूर मानता हूँ, लेकिन जब उसने हम सबको छोड़ा तब मुझे बहुत दुख हुआ था, मेरा दिल टूट गया था, मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई थी। चेरी अपने दोस्तों की बातें सुनकर हंसने लगी और पूछा आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो। दोस्तों ने कहा सैटरडे की रात बीच पर उसको कहो आकर हमें मनाए। चेरी हैरान हुई और खामोश हो गई। मिस्टर चिन के पास दुकान पर दूशांग की मम्मा आई और आते ही उन्होंने सफाई शुरू कर दी दुकान की। फिर वो मिस्टर चिन से बोली अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप बीमार हो जाएंगे, को चाहिए कि आप आराम करें। चिन्नी अपने कमरे में थी, उसने अपने बाबा की आवाज़ें सुनी और परेशान होकर उठकर खड़ी हो गई और बाहर आने लगी। शंग की मम्मा मिस्टर चिन से लड़ने लग गई थी। चिन्नी ने कुछ देर उनकी बातें सुनी, फिर अपना स्कूल का बैग लिया और नीचे आ गई। वो बाहर जाने लगी थी तो उसके बाबा ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। चिन्नी ने कहा स्कूल जा रही हूँ। ये कहकर चिन्नी वहाँ से चली गई। दुकान के बाहर जियाची ने चिन्नी को देखा तो उसने उससे पूछा कि ये सामान क्या तुम्हारी दुकान पर मिल जाएगा। चिन्नी ने कहा हाँ ज़रूर, ये चीज़ें पड़ी हैं हमारी दुकान पर, लेकिन मैं अभी जल्दी में हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ ज़रूरी काम से, तो बाद में बात होगी। चिन्नी ने पूछा सब खैर है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। तो चिन्नी ने बताया कि यूचो की रनिंग रेस है तो मैं बगैर वक्त ज़ाये किए वहाँ वक्त पर पहुँचना चाहती हूँ, क्या तुम आ रहे हो। यूचो की रेस चल रही थी तो ऑडियंस में चेरी अपने दोस्तों साथ उसको सपोर्ट कर रही थी। इतने में वहाँ ज़ियाची आ गया तो चेरी ने उसे वहाँ देखते ही पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर चेरी ज़ियाची का जख्म देखने लग गई और पूछा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। ज़ियाची ने चेरी को तसल्ली दिलाते हुए कहा मैं ठीक हूँ, परेशान नहीं हो तुम। फिर ज़ियाची ने यूचो को पूछा तो चेरी ने ग्राउंड में यूचो की तरफ इशारा किया। फिर वहाँ चिन्नी आ गई, उसने बताया कि ज़ियाची को मैंने यहाँ बुलाया है। फिर सब दोस्तों ने ऊंची आवाज़ में यूचो की हौसला अफजाई की और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। इसमें भागते हुए यूचो गिर गया, उसके पाँव पर चोट लगी तो सब दोस्त परेशान हो गए, लेकिन यूचो ने हौसला नहीं हारा, वो दोबारा उठा और भागने लग गया। भागते हुए उसको बचपन का एक लम्हा याद आया जब वो 4th क्लास में था। यूचो ने ज़ियाची को रेस में भागने में मदद की थी और उसको सिखाया था कि रेस में कैसे जीता जाता है। इतने में ज़ियाची यूचो के पास गया और उसको कहा कि तुमने जो 4th क्लास में मेरी मदद की थी, मैं आज तुम्हें वही सब कहूँगा। ज़ियाची ने कहा कोई जल्दी नहीं है, तुम फिनिश लाइन के करीब हो, बस आराम से लाइन के पास जाओ। और उस गिरने लगा था तो ज़ियाची ने उसे बचाया। फिर सब दोस्त मिलकर यूचो को डॉक्टर के पास लेकर गए तो वहाँ से वापसी पर यूचो ने ज़ियाची के बारे में पूछा तो उसको पता चला कि ज़ियाची वापस जा चुका था। चेरी ने यूचो को तसल्ली देते हुए कहा कि उसने तुम्हारी खैरियत होने तक का इंतज़ार किया। जब उसको तसल्ली हो गई कि अब तुम ठीक हो तो फिर वो वापस चला गया। यूचो ने कहा उसको यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसका कंपटीशन है, उसका ज़रूरी वक्त चल रहा है, उसके सर पर पहले ही चोट लगी है और वो अभी भी आवारागर्दी करता फिर रहा है। फिर चेरी ने पूछा क्या तुम परेशान हो रहे हो उसके लिए। तो यूचो ने बोला पागलों वाली बातें नहीं करो, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। ज़ियाची भागता हुआ बिल्डिंग में पहुंचा, वहाँ ज़ियामन आई और उससे तबीयत के बारे में पूछने लगी। ज़ियाची ने पूछा मुझसे क्यों बात कर रही हो। तो ज़ियामन बोली हम दोस्त हैं ना, तो मैं बस फिक्रमंद हो रही थी तुम्हारे लिए। ज़ियाची ने कहा तुम्हें कुछ भी नहीं पता दोस्ती के बारे में। तो ज़ियामन कहने लगी सच्चे दोस्त एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं, एक दूसरे को हर्ट नहीं करते। तो ज़ियाची ने जवाब दिया मेरी किसी दोस्त ने मुझे हर्ट नहीं किया, बल्कि मेरी गलती से मुझे चोट लगी थी। फिर ज़ियाची ने जाते वक्त कहा जाओ और जाकर शिकायत लगा दो मेरी मम्मा को, जो भी मैंने सब बताया है तुम्हें। रात होते ही ज़ियाची और चेरी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ज़ियाची ने यूचो की तबीयत का पूछा, चेरी ने तसल्ली करवाई कि अब वो ठीक है। ये दोनों यूचो के बारे में बातें कर रहे थे। ज़ियाची ने बताया मुझे पता है यूचो पायलट बनना चाहता है, इसलिए वो अपनी नज़र को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। फिर चेरी ने अपने दोस्तों को बीच पर मिलने का प्लान बताया तो ज़ियाची पूछने लग गया सब खैरियत है, वहाँ क्यों इकट्ठा होना है।
چیری نے بتایا کہ وہ سب چاہتے ہیں کہ تم آ کر ان کو مناؤ۔ زیاؤچی نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا ان کو منانے کی۔ چیری ہنسنے لگ گئی اور زیاؤچی نے پوچھا تم ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ چیری نے بتایا کہ یہ سب مذاق تھا۔ نے بتایا کہ دوستوں نے تمہیں ویلکم کرنے کے لیے بلایا ہے بیچ پر۔ زیاؤچی نے سکون کا سانس لے کر کہا مجھے لگا وہ لوگ کوئی ٹیسٹ لیں گے میرا۔ چیری نے بتایا کہ ہم سب وہاں فائر ورکس چلائیں گے۔ فائر ورکس کا سنتے ہی زیاؤچی کو بچپن کا وقت یاد آیا جب اس کی مما نے اس کو کنشن آنے سے منع کیا تھا۔ پھر زیاؤچی نے چیری سے کہا 7 سال دور رہے ہیں ہم، ایسے لگتا ہے جیسے صدیاں ہو گئی ہوں۔ چیری نے تسلی دیتے ہوئے کہا اب سب دوریاں ختم ہو چکی ہیں، باقی کی زندگی ہمیں ساتھ گزارنی ہے۔ اور یہیں ایپیسوڈ 11 ختم